गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या किए लास्ट क्लास में पार्ट नंबर 13 प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज का डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे पार्ट 14 में दो क्वेश्चन जो कि रह गए थे उन दो क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग अपने आगे वाले टॉपिक्स पर मूव करेंगे। ठीक है, तो आज दो ही क्वेश्चन है हम लोग का। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप इसको ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने की। ठीक, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा जो हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ देते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स इन आर्गेंट प्लेन रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3। मतलब एक आर्गेंट प्लेन में आपके पास 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो Z1 Z2 और Z3 है। और सच दैट आपको एक कंडीशन दिया गया है। कौन सा कंडीशन है ये कंडीशन आपको यहाँ पे गिवन है कि Z1 जो है वो लेमडा Z2 प्लस Z3 अपॉन में लेमडा प्लस 1 के बराबर है, जहाँ पे लेमडा एक रियल नंबर है। और आपको क्या करना है, ए पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है जो बी सी लाइन है। ठीक है, अब इसको ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए, उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए, आप में से कुछ लोगों को समझ में आया होगा कि जो ये पार्ट लिखा हुआ है लेमडा Z1 इज इक्वल टू लेमडा Z2 प्लस Z3 अपॉन में लेमडा प्लस 1, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, तो आप कुछ लोगों को ये देखा देखा लग रहा होगा ना, कुछ लोग स्ट्रेट लाइन अगर आप पढ़े हुए हैं तो स्ट्रेट लाइन में एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को हम एक बार आप यहाँ पे लिखते हैं। देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लीजिए एक लाइन है हमारे पास, ये एक लाइन है। ठीक है, और आपके पास दो पॉइंट्स हैं। एक मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है x1 y1, ठीक है, और यहाँ पे है आपके पास x2 y2। ठीक है, दो पॉइंट्स हैं और एक लाइन के जो एंड पॉइंट्स हैं वही आपको दिए गए। अब बीच में इसके, इन दोनों के बीच में या सेंटर में कहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपके पास मान लीजिए पॉइंट है, इसको मान लीजिए आप ए है और ये मान लीजिए आप बी है और ये सी पॉइंट है। तो अगर सी पॉइंट ए बी लाइन को λ/1 में डिवाइड करता है तो आपको सी का कोऑर्डिनेट लिखना आना चाहिए, पता होगा ना आपको। तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन। ठीक है, अब सी को आप कैसे लिखते थे, अगर आपको याद हो थोड़ा सा तो उसको हम लोग एक बार देखते हैं। आप कैसे लिखते थे सी को, यहाँ पे लिखते थे आप सी पॉइंट के लिए आप लिखते थे λ/x2 प्लस x1 अपॉन में λ+1 कॉमा λ/y2 प्लस में y1 अपॉन में λ+1। ठीक है, इतना पॉइंट आपको समझ में आया ना। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से ऐसा होता है, इतना हम लोग जानते हैं। तो बिल्कुल उसी के जैसा ही आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देख सकते हैं ना। ये जो एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अभी लिखे हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट है आपका स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, आप इसको आप पढ़े हुए होंगे। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नज़रिए से देखना चाहें तो उसको भी हम इसी प्रकार से उसको रिलेट कर सकते हैं। देखिए आप, तो मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल उसी के जैसा ही है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है उसी की तरह। ये मान लीजिए आपके पास जो दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं, मान लीजिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अभी तक जो हम लोग देखे हुए ऊपर में जो देखे जो पॉइंट्स, वो क्या था, वो दो पॉइंट्स को डिनोट कर रहा था। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को ही तो डिनोट करता है आर्गेंट प्लेन में। मान लीजिए अगर आप x प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो वो x वाई एक पॉइंट ही होता है। इसीलिए जो जो x1 प्लस वाई1 x1 वाई1 लिखा हुआ है, इसको मान लीजिए आप z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2। सही, तो अगर एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर बीच में है इनके z3, और इनको अगर वो λ/1 के में डिवाइड कर रहा है तो आप z3 का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं आसानी से। कैसे लिख सकते हैं आप, देखिए आप z3 को ऐसे लिख सकते हैं, जो z3 होने वाला है वो क्या होगा, λ/z2 प्लस z1 अपॉन में λ+1। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, सॉरी।
देखिए इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जो ये चीज़ लिखा गया है ना, बेसिकली ये बिल्कुल उसी के ही जैसा है। आप यहाँ पे लेमडा Z2 प्लस Z1 अपॉन में लेमडा प्लस 1 लिखें, तो बेसिकली जो Z1 है वो क्या है, x1 y1, जो Z2 है वो क्या है, x2 y2। तो जो Z3 आपका आएगा वो क्या आएगा, x3 y3। उसी के टर्म में अगर आप यहाँ पे Z2 की जगह पे आप पुट कर देंगे क्या, x2 प्लस आयोटा y2, और Z1 की जगह पे आप पुट कर देंगे क्या, x1 प्लस आयोटा y1। तो जब आप इसको ओपन करेंगे ना, तो बिल्कुल इसी के जैसा जो ये फॉर्म लिखा हुआ ना, यही फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। मतलब आपके पास जो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको मिलाने वाली लाइन को λ/1 में डिवाइड कर रहा है एक Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z3 को हम लिख सकते हैं क्या, λ/Z2 प्लस Z1 अपॉन में λ प्लस 1। देखिए जो लैम्डा के अपोजिट में रहता है, जैसे λ/1 है ना, तो लैम्डा के अपोजिट में Z2 है, तो Z2 लैम्डा के साथ में आता है, प्लस जो 1 है वो Z1 के अपोजिट में है, तो Z1 के साथ में वो आता है, अपॉन में λ प्लस 1 हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो देखिए जो ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, जो ये चीज़ लिखा हुआ है, ये वाला ऊपर वाला चीज़, वही सेम टू सेम ये चीज़ भी लिखी हुई है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब एक पॉइंट है, तो अगर आप वहाँ पे पॉइंट को लेकर ट्रीट किए थे, तो आप बेसिकली यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को भी लेकर ट्रीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम चीज़ है, कॉन्सेप्ट में डिफरेंस ज़्यादा है नहीं। तो इस यहाँ तक कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल उसी के कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे बेस्ड है। देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, ये तो है ABC, ये भी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ना, कॉन्सेप्ट का डिस्कशन था। तो अभी का जो कॉन्सेप्ट है ये किस पे है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट है। ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट, स्ट्रेट लाइन में आप लोग इसको पढ़े हुए होंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम लोग ये पॉइंट को देखते हैं कि आप Z3 को ऐसा लिख सकते हैं, अगर आपका Z3 पॉइंट λ/1 में उसको डिवाइड कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग आगे मूव करते हैं, इसको कैसे देखना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कुछ है नहीं बेसिकली, अगर ये टर्म ये लिख ही दिया गया है ना, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि किसका मतलब है क्या। बेसिकली इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि आपके पास एक लाइन है, पहले तो एक लाइन है, ठीक है। अब उस लाइन के एंड पॉइंट्स हैं, कौन कौन से होंगे वो, क्योंकि जो Z1 पॉइंट है वो क्या है, λ/Z2 प्लस Z3 अपॉन में λ प्लस 1। इसका मतलब क्या है, एक Z2 और Z3 को मिलाने वाली लाइन होगी, उसको λ/1 में डिवाइड कर रहा होगा Z1, तभी तो हम Z1 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब बताइए यहाँ पे Z2 आएगा कि Z3 आएगा, क्या आएगा, Z3 आएगा। क्यों, अभी हम आपको बताते हैं। ये है Z3, ये है Z2, मान लीजिए यहाँ पे इसको λ/1 में डिवाइड कर रहा है, तो आप इस पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं, लेमडा इंटू Z2 प्लस Z3 अपॉन में लेमडा प्लस 1, सही है। और यही चीज़ तो आपको Z1 दिया गया है, λ/Z2 प्लस Z3 अपॉन में लेमडा प्लस 1। इसका मतलब है कि जो Z1 पॉइंट है आपका, वो Z2 और Z3 को मिलाने वाली लाइन पर ही स्थित है, मतलब वो पॉइंट इस लाइन के अलावा नहीं है। तो जो डिस्टेंस पूछा जा रहा है, आप उस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, then find the distance of point A from the line joining point B and C। तो जब पॉइंट जो आपका A, B और C से जो लाइन बन रही है, अगर उसी पर ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो डिस्टेंस तो जीरो ही होगा ना। अगर उसी पर एग्जिस्ट करेगा तब तो जो इनका लेंथ हो जाएगा, उनके बीच का जो डिस्टेंस हो क्या हो जाएगा, जीरो। आपका आंसर यहाँ पे मिल जाने वाला है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है इसमें, जीरो, जीरो इसका आंसर है। तो कुछ खास नहीं था क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट यही था कि आपके पास अगर एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर उनको जोड़ने वाली लाइन को एक तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर λ/1 में डिवाइड करता है, तो हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के जो कॉन्सेप्ट है, तो उसी पे ही बेस्ड है ये चीज़। तो स्ट्रेट लाइन में इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, वहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में लिख देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी अपने आप में एक पॉइंट ही होता है ना, कोई अलग चीज़ थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी पॉइंट ही है। तो उससे भी रिलेट करके हम लोग यहाँ पे देखिए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा ना, जिसको आप अच्छे से नोट करिएगा। तो आप लोगों से बन ही होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से बन गया होगा, जो कि कुछ ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं था। ये देख के बहुत लोग समझ गए होंगे कि क्या मतलब इसका है, ये क्या बोलना चाहता है। क्लियर, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए।
थोड़ा जूम आउट कर देते हैं इसको। ठीक है, देखिए पूरा यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल गया। तो स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट में ऐसा होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट में ऐसा होता है, सही। और फिर यहाँ पे सोल्यूशन जीरो, आंसर जीरो की आंसर जीरो इसका किस लिए है, क्योंकि जो ए पॉइंट है वो बी और सी को जोड़ने वाली लाइन पर ही स्थित है। मतलब जो ये पॉइंट है आपका, ये क्या है, ये सी है और ये बी है, तो ये पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट बी और सी को ज्वाइनिंग वाली जो लाइन है उसी पर ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। तो क्लियर, मूव करें हम लोग आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को एक बार आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग इसको वेरियस अप्रोच से देखने वाले हैं ना, 4 से 5 अप्रोच हम लोग इस क्वेश्चन के लिए देखेंगे, तो उसमें आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं, सही। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बहुत कुछ है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस। यानी आपको क्या करना है, Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और मिनिमम वैल्यू निकालना है। कब, जब Z1 की वैल्यू आपको दी गई है और Z2 का मॉडुलस दे रखा है, और इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, Z2 का मॉडुलस पता है और Z1 भी दिया गया है। तो आप लोग इसमें कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करिए, इसको ट्राई करिए, तो बन जाएगा आप लोगों से। देखिए इसका आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हम लोग इससे अप्रोच देखेंगे ना, जो 4 से 5 अप्रोच देखेंगे उसमें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो कुछ लोग वो पहला ही मेथड यूज़ करके ही, जो बड़ा सा लेंदी मेथड होगा उसको भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग एक लाइन के आंसर वाला अप्रोच भी देखेंगे जिसमें आप एक ही लाइन में उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखने वाले हैं ना, लास्ट मेथड में उसको देखेंगे। उसके पहले भी हम लोग 2 मेथड और बेहतरीन मेथड देखेंगे जिसमें भी आपको 2 या 3 लाइन लगेगा मैक्सिमम, आप आंसर निकाल लें। लेकिन जो मेन चीज़ है, आप स्टार्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन को, वो इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देखिए क्या चीज़ आपको दे रखी है, आपको दिया गया है Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस आपसे पूछा गया। आप लोग ट्राई कर लीजिए, आप लोग ट्राई कर लिए होंगे ना, अब हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। देखिए Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है, और आपको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, सही। तो आप क्या क्या अप्रोच फॉलो कर सकते हैं ना। तो आप में से कुछ लोगों ने ये किया होगा कि आपको Z1 तो दिया गया है, अगर हम Z2 को पता नहीं है, हमको Z2 को अगर हम नहीं जानते हैं तो क्या कर सकते हैं, Z2 को मान सकते हैं क्या, x प्लस आयोटा वाई मान सकते हैं। तो सबसे बेसिक पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप x प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं। उसके आगे हम लोग और मूव करते थे, तो फिर हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते थे, फिर हम उसको आपका पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे ना, तो ऐसे और भी रिप्रेजेंटेशन आगे जाने पे आते हैं। लेकिन सबसे बेसिक क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जो सबसे बेसिक, मान लीजिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना स्टार्ट किया है तो शुरुआत में उसको इतना तो पता है कि वो एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो उसका यूज करके ट्राई करेगा इसको सॉल्व करने का। लेकिन जो ये मेथड है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। आपको 8 लाइन 9 लाइन 9 से 10 लाइन लग जाएगा, तब जाके आपका आंसर निकलेगा, उसमें भी एरर का चांस रहेगा ना। तो इसलिए हम लोग ये मेथड को अवॉइड करेंगे ना। तो इस मेथड को आपको हम तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इसको आपको अवॉइड करना है, मतलब फिर भी आपको देखना है कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप इस मेथड को अवॉइड करेंगे, ठीक है। आप वो Z2 को मान लीजिए क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि दिया तो गया नहीं, बस उसका मॉडुलस दिया हुआ, तो अगर उसका मॉडुलस दिया हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो आपको दिया गया है 6, ठीक है। तो आपको Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस निकालना है। तो जब Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली Z1 की जगह पुट कर दीजिए 24 प्लस 7 आयोटा, सही है, प्लस आप Z2 की जगह पुट कर दीजिए एक्स प्लस आयोटा वाई, सही है। अब आपको इसका मॉडुलस निकालना, तो इसमें आप जुट जाएंगे, बहुत सारा मेहनत हो जाएगा ना, तब जाके आंसर आपका निकलेगा। इसका मॉडुलस आपको क्या मिलने वाला है, 24 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 प्लस वाई का होल स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट, ठीक है। तो ये मेथड आपको अवॉइड करना है ना, तो इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और आपका आंसर निकलेगा नहीं आसानी से, ठीक है। इसको आपको अवॉइड करना है, सही। तो हम लोग दूसरा एक अप्रोच देखते हैं ना, ये मेथड आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होने वाला है। दूसरा अप्रोच हम आपको दिखाते हैं,
मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर 2, ठीक है। तो पहला मेथड आपको अवॉइड करना है। दूसरा मेथड आप देखिए क्या कर सकते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप पोलर फॉर्म में तो लिख सकते हैं क्या, आप Z2 को क्या लिख सकते हैं, आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। सही है, आप ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि देखिए, आपको ये चीज़ पता है कि आप या तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखिए, या पोलर फॉर्म में लिखिए, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, सब फॉर्म सेम ही होता है, सबका मतलब सेम होता है। लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए आप यूज करेंगे ऐसा फॉर्म जिसके आपका आंसर आसानी से निकल जाए। तो आप ये वाला फॉर्म लिख के ट्राई कीजिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आप अगर Z2 को आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते हैं, तो इस Z का आर आपको दिया गया है, Z का आर क्या है, 6 है। तो इसका मतलब आपका जो Z2 हो चुका है वो क्या हो चुका है, 6 कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और जो Z1 है आपका वो क्या, 24 प्लस 7 आयोटा। तो आप पुट कर दीजिए इसमें डायरेक्टली, Z1 प्लस Z2 आपको क्या मिल जाएगा, 24 प्लस 7 आयोटा प्लस 6 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा 6 टाइम्स साइन ऑफ थीटा। इसका आपको क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना। क्लियर? तो आप इसका मॉडुलस निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा, बेसिकली मॉडुलस में क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई का अगर फॉर्म है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो वही चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ, 24 प्लस 6 कॉस ऑफ थीटा, यानी कि 24 प्लस 6 कॉस ऑफ थीटा, इसका होल स्क्वायर। देखिए, हम लोग इसका बहुत ही इजी मेथड देखने वाले हैं लास्ट के 3 मेथड में अभी, लेकिन आपका जो शुरू का 2 मेथड है इसे बहुत लेंथी मेथड हो सकता है। पहले से तो आंसर निकालने में बड़ा डिफिकल्टी फेस होगा आपको, दूसरे में भी आपको आंसर निकालने में डिफिकल्टी फेस होगा, लेकिन आंसर इससे निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री का टच होना जरूरी है, तभी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 6 साइन ऑफ थीटा, इसका होल स्क्वायर। सही है। अब इसका क्या है, अंडर रूट। तो ये आपको Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सही। तो अब क्या करिए, ओपन कर दीजिए इसको। 24 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, 576 प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 49, यही तो होगा। 576 प्लस 49 क्या हो जाएगा, 625 लिख दीजिए। थोड़ा हम फास्ट यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे आप 625। सही। प्लस आप क्या कर सकते हैं, देखिए 6 कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। देखिए, पूरा एक्सपेंड करने की बजाय हम शॉर्ट में लिखने का कोशिश कर रहे हैं। 6 कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर यानी 36 कॉस ऑफ थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 36 साइन स्क्वायर थीटा, तो 36 अगर आप कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 36। सही है। प्लस 2ab, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 6 इंटू 24, यानी कि 2 इंटू 6 यानी 12, और 12 इंटू 24 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 288 कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप 49 को इसमें मर्ज कर चुके हैं, 36 भी आप इसमें ले चुके हैं, प्लस आपका क्या बच जाएगा, 84, ठीक है, साइन ऑफ थीटा, ठीक है। इसका आपको निकालना है अंडर रूट, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए जो 625 प्लस 36 है, ये क्या है, ये तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो चेंज होने वाला है नहीं, यानी कि ये क्या है, 661 है, 36, हाँ सही, 661। और जो इसके साथ में जो टर्म है वही तो थीटा की वैल्यू बदलने से बदलेगा, तभी तो आप Z1 प्लस Z2 की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसी चीज़ को ध्यान, इस पे आप फोकस करिए, आपको क्या पता होगा यहाँ पे, ध्यान से समझिए। तो इसमें आप काम करिए, क्या कॉमन आ सकता है इसमें से, 12 कॉमन आ जाएगा। देखिए 12 निकाल लीजिए कॉमन, क्या मिल जाएगा आपको, 24 कॉस ऑफ थीटा प्लस आपका आ जाएगा 7 साइन थीटा। सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा लिख सकते हैं। इसी का आपको अंडर रूट निकालना,
आप समझिए। तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पता होना आवश्यक है, तभी जाके आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं। देखिए कि a cos ऑफ थीटा प्लस b साइन ऑफ थीटा, अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आप देखना चाहते हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अब क्यों होती है, कैसे होती है ना, सब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, वहाँ पे अगर पढ़ेंगे तो हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे ना। लेकिन अभी के लिए अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि a cos ऑफ थीटा प्लस b साइन ऑफ थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होता है, और मिनिमम वैल्यू माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होता है ना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से इसमें प्रोसीड कर सकते हैं आगे। देखिए तो आपको क्या करना है, Z1 प्लस Z2 का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो Z1 प्लस Z2 का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब जो ये टर्म लिखा हुआ है ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप इस रिजल्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको 24 cos ऑफ थीटा प्लस 7 साइन ऑफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी 576 प्लस 49। तो 576 प्लस 49 क्या आएगा, 625। और 625 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 25। तो इसका मतलब है आपके पास 661 प्लस 12 इंटू 24 cos ऑफ थीटा प्लस 7 साइन ऑफ थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 25, ठीक है। तो आपको इसको लेना अंडर रूट 12 इंटू 25 क्या हो जाएगा 300, ये क्या हो जाएगा 300, सही है। और 661 प्लस 300 यानी कि 991, इसका आपको लेना अंडर रूट। तो 991 का अंडर रूट आपको क्या मिल जाएगा 31, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको 31 मिल गई, सही। तो मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो जब आपका a cos ऑफ थीटा प्लस b साइन ऑफ थीटा माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, उस टाइम पे आपका Z1 प्लस Z2 मिनिमम वैल्यू देगा। क्योंकि देखिए मेन जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो यही चीज़ है, इतना ही टर्म डिसाइड करेगा कि आपका Z1 प्लस Z2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो अगर ये डिसाइड कर रहा है तो जब ये मैक्सिमम हुआ तो मैक्सिमम निकाल लिए, और जब ये मिनिमम होगा तो आपका मिनिमम मिल जाएगा। यानी कि Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 661, तो यहाँ पे था ही, यानी कि 24 cos ऑफ थीटा प्लस 7 साइन ऑफ थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 25। तो 12 इंटू माइनस का 25 यानी कि माइनस का 300, सही है। इसका आप अंडर रूट ले लीजिए, क्या मिल जाएगा आपको 331। तो 331 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 90, सही। तो इस मेथड में भी आपको कुछ बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिला, इतना लंबा सा कैलकुलेशन करना ही पड़ा। तो पहले मेथड को हम अवॉइड इसलिए किए कि इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता। तो जब दूसरा अल्टरनेट मेथड हम देखने का कोशिश किए उसमें भी हमको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो फ़ायदा क्या हुआ फिर नए मेथड का। इस मेथड का फ़ायदा कुछ है नहीं, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद होना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन आपको कई सारा करना ही पड़ेगा। तो अगर हम इससे अल्टरनेट एक और कोई अप्रोच देखें जिससे और जल्दी से आंसर आ जाए तो वो हम अपने लिए बेहतर भी होगा, सही। तो एक कॉन्सेप्ट उतना अच्छा नहीं है, फिर भी ठीक है, इससे भी अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो दो मेथड आपको समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा और चौथा और पांचवा मेथड, ठीक है। देखिए आप मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3, ठीक है। अब मेथड नंबर 3 में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आपको Z1 दिया गया है, क्या है 24 प्लस 7 आयोटा, और आपको क्या दिया गया है Z2 का मॉडुलस दिया गया 6, ठीक है। अगर आपको Z1 24 प्लस 7 आयोटा दिया गया तो आपको Z1 का मॉडुलस तो आसानी से पता है, क्या हो जाएगा 25, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट यानी 25। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा क्या, कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस होता है उसका डायरेक्ट एक रिजल्ट होता है, क्या Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z1 का मॉडुलस
Z2 का मॉड्यूलस कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, Z1 और Z2 के बीच का एंगल होता है, सही। इतना पॉइंट क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट, ये अगर आपको पता है तो आप आसानी से उससे भी कम टाइम में आंसर निकाल सकते हैं। वहाँ पे आपको कई सारा मेहनत करना पड़ा ना, तो कई सारे स्टेप के बाद आपका आंसर आया था, तो यहाँ पे उससे जल्दी आंसर आ जाएगा। देखिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस। Z1 का मॉड्यूलस ऑलरेडी आपको दिया गया, क्या हो जाएगा 625, ठीक है 625 है, प्लस Z2 का मॉड्यूलस यानी तो 36 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू Z1 का मॉड्यूलस यानी कि 25 गुना 50 और 6 300, ठीक है 300 इंटू कॉस ऑफ थीटा, सही। देखिए लग उसी के जैसा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहाँ पे आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ा, कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ा। कब, जब आपको उसको पोलर फॉर्म में लिख के आप उसको ट्राई किए थे सॉल्व करने का। लेकिन अगर आप बिना पोलर फॉर्म के ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लिए, ये आपको आइडेंटिटी अगर पता है कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस क्या होता है, Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर, Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, प्लस 2 Z1 मॉडुलस Z2 मॉडुलस कॉस ऑफ थीटा। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप इससे भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का मैक्सिमम वैल्यू निकालना और मिनिमम वैल्यू निकालना। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, ध्यान से देखिए, मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब कॉस ऑफ थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा, और मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब कॉस ऑफ थीटा आपका मिनिमम वैल्यू देगा। तो आपका जो कॉस ऑफ थीटा होता है, कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, उसकी वैल्यू आपके पास कहाँ से कहाँ तक होती है, ये चीज़ अगर आपको पता हो तो बड़ी अच्छी बात है। कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक होती है, सही। तो अगर आपको Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का मैक्सिमम वैल्यू देखना है, तो जब कॉस ऑफ थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेगा तो वहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, सही है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस है, इसकी आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, तो क्या मिल जाएगा 625 प्लस 36 प्लस कॉस ऑफ थीटा मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो 625 प्लस 36 यानी कि क्या हो जाएगा 661 प्लस 300, तो 661 प्लस 300 यानी कि 961 का अंडर रूट 31 आपको मिल जाएगा डायरेक्टली, जैसे पिछले क्वेश्चन पिछले मेथड में हुआ था। अब आप देखिए Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का मिनिमम वैल्यू हमको लिखना, तो ये मिनिमम वैल्यू कब देगा, जब आपका कॉस ऑफ थीटा मिनिमम होगा। तो कॉस ऑफ थीटा मिनिमम कितना हो सकता है, -1। अगर ये -1 हो जाएगा तो 625 प्लस 36 माइनस का 300 यानी कि 331 आ जाएगा। 331 का अंडर रूट, 331 का अंडर रूट क्या हो जाएगा आपको 90। क्लियर। तो यहाँ भी आपको आंसर मिल गया, दोनों चीज़ें आपको आंसर मिल गई। तो ये मेथड पिछले वाले से थोड़ा सा अच्छा मेथड है कि इसमें आपको ज़्यादा स्टेप नहीं लगे। देखिए केवल 1, 2 और 3 स्टेप लगे, 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया। अगर हम लोग इसको और रिड्यूस कर दें या और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बना दें कि उसमें एक कॉन्सेप्ट देख के आपको थोड़ा सा गुड फीलिंग आए, तब तो बड़ी अच्छी बात होगी ना। थर्ड मेथड भी ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है, ये मेथड भी आप में से कई लोग यूज किए होंगे। जो फर्स्ट मेथड है वो तो वही यूज करेगा ना जिसको केवल बेसिक इतना कॉम्प्लेक्स नंबर का पता है कि जेड को एक्स प्लस आर वाई लिखते हैं, उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता, तो वही यूज करेगा। कोई एडवांस बंदा होगा, थोड़ा सा उसको ये पता होगा, तो वो यूज कर लेगा, आंसर उसको भी मिलेगा। लेकिन आपको कितना स्टेप लगेगा, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप लगेगा, 5 से 6 स्टेप लग जाएगा, वो भी शॉर्ट में बता रहे हैं। अब आपको तीसरा मेथड देखना है, इसमें आपको तीन ही स्टेप में आंसर मिल जाएगा। अब हम लोग एक चौथा अप्रोच देखना चाहते हैं, उसमें आपको गजब का कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, ध्यान से देखिएगा। आपको, आप में से कई लोगों को पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो उस डिस्कशन को आप देखिए एक बार। मेथड नंबर 4, मेथड नंबर 4, ठीक है। मेथड नंबर 4 में हम लोग देखने वाले, देखिए आपको एक आइडेंटिटी पता होगी क्या। अच्छा, अब हम थोड़ा सा समझाते हैं आपको कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको पता हो कि दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, ये पता है ना आपको, सिर्फ बेसिक 9th 10th क्लास का है, तो इसका प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई नीड अभी यहाँ पे नहीं है। आपको वो चीज़ पता होनी जरूरी है। आप में से ज़्यादातर लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा क्या, कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, इतना तो सबको पता रहता है। इसी से रिलेटेड मिलता जुलता एक पॉइंट और है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का जो डिफरेंस होता है
वो हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों कॉन्सेप्ट भी मैच करते हैं, सही। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए मतलब इसका ये है कि अगर आप किसी ट्रायंगल की दो साइड का सम करते हैं, देखिए ये इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आइडेंटिटी लिख रहे हैं, उसके बाद हम समझाते हैं इसका मतलब क्या है। Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड, यानी कि ये उसकी पहली साइड है और ये उसकी दूसरी साइड है, और जो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस है ये तीसरी साइड है। तो आप एक ट्रायंगल को एज्यूम करने का कोशिश करिए। अगर आप एक ट्रायंगल की दो साइड को Z1 और Z2 लिखते हैं तो आपको जो ट्रायंगल लॉ होता है, आपको पता होगा ना, जो वेक्टर का एडिशन होता है, तो वेक्टर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के जैसा ही ट्रीट करता है। तो जो वेक्टर का एडिशन होता है वो ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है, पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करता है। तो आप ट्रायंगल लॉ में जब पुट करेंगे तो Z1 और Z2 का समेसन एक तीसरी साइड हो जाएगी, सही। ये ट्रायंगल लॉ होता है, आपको पता होगा इतना। तो जो Z1 प्लस Z2 इसकी तीसरी साइड है, यानी कि तीसरी साइड से बड़ा होता है दो साइड का सम, यही कॉन्सेप्ट। यानी कि दो साइड, यानी पहली साइड यानी Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस, ये हमेशा बड़ा होता है। आप में से कई लोगों की आइडेंटिटी पता होगी। और एक यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट होता है कि Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस, यानी एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब होता है आपके पास, देखिए Z1 का मॉडुलस यानी पहली साइड, Z2 का मॉडुलस यानी दूसरी साइड। तो दो साइड का डिफरेंस क्या होता है, हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, फिर हम आपको समझाते हैं। जो हम बोल रहे हैं उसको आप अपनी लैंग्वेज में हिंदी में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। दूसरा, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। तो वही दोनों कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लिखे, एक पहला ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, सही। तो बिल्कुल सेम है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो डबल मॉड लगा हुआ है, दूसरा मॉड इसलिए लगाए हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि Z1 का मॉडुलस बड़ा है, Z2 का मॉडुलस बड़ा है ना। और जो Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस है वो आपका ओबियसली एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रखे हैं, मॉडुलस लगा रखे हैं, सही। तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब देखिए एक इतना पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया, सही है। तो हम लोग आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में हम लोग इसका यूज कैसे करने वाले हैं, आपको बोला क्या गया, देखिए कि जो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस है, इसी की आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए। अगर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो आप डायरेक्टली इसका आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ना, Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। अब Z1 का मॉडुलस क्या है, 24 प्लस 7 आइटम हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा 25, प्लस Z2 का मॉडुलस 6 दिया गया, यानी कि जो Z1 प्लस Z2 की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाला है 25, प्लस यहाँ पे क्या आने वाला है 6, तो 31 से इसकी वैल्यू कम होगी। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 31 हो सकती है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है 31। अब आप मिनिमम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए आपको दूसरी आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। दूसरी आइडेंटिटी को पहले से रिलेट करना पड़ेगा। देखिए दूसरी आइडेंटिटी है आपके पास, देखिए आप इसको एक बार लिखने का कोशिश करिए। Z1 माइनस माइनस का Z2 आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप Z1 माइनस माइनस Z2 लिखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 बन जाएगा। तो अल्टीमेटली समझिए, अगर आप दोनों आइडेंटिटी को ध्यान से देखेंगे तो पहली आइडेंटिटी क्या है, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू है, यानी कि इससे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। Z1 प्लस Z2 की मॉडुलस का वैल्यू जो है वो एक पर्टिकुलर नंबर से, पर्टिकुलर जो आपको रिजल्ट है इस साइड में, इससे छोटा होने वाला है, तो आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे Z1 माइनस Z2 का जो मॉडुलस है उसकी मिनिमम वैल्यू ये है, और जो वैल्यू होगी इससे बड़ी होगी। वही चीज़ यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। अगर हम बिल्कुल Z1 प्लस Z2 को ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं आप इसको, ये तो है तो Z1 प्लस Z2 ही। अब ये बड़ा किससे होगा, हम आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, Z1 का मॉडुलस माइनस माइनस Z2 का मॉडुलस।
वो माइनस जेड टू का मॉडुलस जेड टू के मॉडुलस के बराबर ही आएगा ना, कुछ डिफरेंस थोड़ा है उसमें। जेड टू का जो मॉडुलस होगा वही माइनस जेड टू का मॉडुलस होगा। ये क्या हो जाएगा, जेड वन प्लस जेड टू का मॉडुलस, ये बड़ा होगा हमेशा आपके जेड वन के मॉडुलस से। जेड वन का मॉडुलस क्या है, 25 है, माइनस जेड टू का मॉडुलस क्या है, 6। ठीक है, यानी कि आपका जो जेड वन प्लस जेड टू का मॉडुलस है वो आपका हमेशा बड़ा है 19 से। तो यहाँ से आपको जेड वन प्लस जेड टू के मॉडुलस का वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू आपको क्या मिल गया, 19। आपको मिनिमम वैल्यू 19 मिल गया, मैक्सिमम वैल्यू 31 मिल गया। ये आपको चौथा अप्रोच हो गया। सही है, तो ये मेथड भी आपको समझ में आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आया। तीसरा अप्रोच भी आपको समझ में आया ना। चौथा अप्रोच में बिल्कुल हम ये कॉन्सेप्ट को यूज किए, ये आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये क्यों होता है, हम आपको ये चीज़ समझा दिए है ना, कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होता है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग एक लास्ट मेथड देख लेते हैं इसका, ठीक है, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट है। शुरू के 4 मेथड है, पहला दूसरा को हटा दीजिए, तो तीसरा चौथा हमको अच्छा लगता है थोड़ा, लेकिन जो पांचवा अप्रोच है वो हमको सबसे अच्छा लगता है, इसलिए कि वो ग्राफिकल अप्रोच है। कि अगर आप ग्राफिकल अप्रोच पे कमांड बना लेते हैं तो मैथमेटिक्स में आपको कभी कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। तो मैथमेटिक्स में आप हमेशा ही गजब का कर लेंगे अगर आपको ग्राफिकल अप्रोच है तो। तब हम फोर्थ मेथड में ग्राफिकल अप्रोच ही डील करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, फोर्थ नहीं फिफ्थ अप्रोच है, मेथड नंबर 5 है। पहला वाला तो हम लोग इग्नोर ही कर देंगे, उसको हमको नहीं यूज करना। उससे भी आपका आंसर निकलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे आंसर निकाल सकते हैं। देखिए आपको क्या दिया गया, जेड वन की वैल्यू दे रखी है हमको 24 प्लस 7 आयोटा, और आपको क्या दे रखा है, जेड टू का मॉडुलस दे रखा है 6। और आपको क्या चेक करना है, जेड वन प्लस जेड टू की मॉडुलस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखनी है। तो आप समझने का ट्राई कीजिए कि अगर हम ग्राफिकल अप्रोच कुछ देखना चाहें तो जेड वन है 24 प्लस 7 आयोटा, इसको हम डिनोट कर सकते हैं। अब जेड टू का मॉडुलस 6 है, तो हम इसको डिनोट नहीं कर सकते किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि जेड टू जो होने वाला है वो ओरिजिन से 6 लेंथ पर ही होगा। सही है, अब देखिए आप जेड टू को पुट कर दीजिए, मान लीजिए एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका मॉडुलस क्या है, 6 है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 36 है। यानी कि एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा क्या, जिसका सेंटर होगा 0,0 और रेडियस होगी 6। ठीक है, तो इसका जो लोकस होने वाला है वो 6 रेडियस का ओरिजिन सेंटर रखते हुए एक सर्कल होगा। अब अगर हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना चाहते हैं यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब जेड वन प्लस जेड टू का मॉडुलस देखिए आप यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आप जेड वन, आपको एक कॉन्सेप्ट हम बताए हुए हैं, देखिए जेड वन माइनस जेड टू का मॉडुलस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जेड वन एवं जेड टू के बीच की दूरी। ठीक है, ये हम बार बार इसी पे फोर्स करते हुए कई बार इस कॉन्सेप्ट को बता चुके हैं। अगर आपको जेड वन माइनस जेड टू लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जेड वन माइनस जेड टू, जेड वन और जेड टू के बीच की दूरी होता है। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो जो आपका जेड वन प्लस जेड टू का मॉडुलस है, इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये है जेड वन माइनस माइनस का जेड टू, ये तो लिखा हुआ। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, जेड वन एंड माइनस जेड टू के बीच की दूरी। सही है, अगर जेड वन माइनस जेड टू आपका जेड वन और जेड टू के बीच का डिस्टेंस है, तो जेड वन माइनस माइनस जेड टू क्या है, जेड वन और माइनस जेड टू के बीच का डिस्टेंस है। तो वही चीज़ तो ये है, जेड वन प्लस जेड टू का मॉडुलस वही चीज़ तो है, कोई डिफरेंस थोड़े है। तो आप यहाँ पे थोड़ा फोकस करिए समझने का, हम आपको समझाते हैं। देखिए जेड टू का मॉडुलस अगर 6 है तो वो एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान से देखिए, हम आपको समझाने का ट्राई करते हैं ग्राफिकली। सॉरी, मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक आर्गेंड प्लेन है।
जस्ट ए मिनट। और आपको Z2 का जो मॉड्यूलस है वो 6 है। इसका मतलब Z2 क्या होगा, एक सर्कल पर ही रहेगा जिसका सेंटर ओरिजिन है और 6 उसका रेडियस है। सही। तो आप Z2 को यहाँ पे बना दीजिए एक बार। Z2 को आप यहाँ पे बनाइए एक बार। रुकिए, हम इसको बार यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करते हैं। पेस्ट नहीं हो रहा। एक मिनट। यहाँ पर आ जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। थोड़ा सा तो दरअसल में जो ट्रायंगल आपका जो आपका बनाना होता है ना सर्कल, थोड़ा सा दिक्कत होता है इसमें, इसलिए हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से ले आ दिए। अब थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। और सॉरी थोड़ा सा डिले होने के लिए। देखिए इसमें आप यहाँ से देखिए आप यहाँ पे वाइट ही यूज करते हैं। अब क्लियर हुआ। देखिए जो Z2 है वो क्या है, उसका मॉडुलस 6 है। तो ये हमारे पास है रियल एक्सिस है और यहाँ पे हमारे पास इमेजरी एक्सिस। अगर Z2 का मॉडुलस 6 है तो वो हमारे पास 6 रेडियस का एक सर्कल होगा, उसी पर कहीं भी हो सकता है हमारे पास Z2। यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो कहाँ से, उसका डिस्टेंस हमारे पास सेंटर से कितना है, 6 है। सही है। तो अगर आप Z1 को देखें, Z1 कहाँ है आपका, ध्यान से देखिए। Z1 आपका सेंटर से 25 डिस्टेंस पे होगा। सही है। क्यों? क्योंकि Z1 जो है वो 24 प्लस 7 आया होता है। अगर Z1 24 प्लस 7 आया होता है तो ये हमारे पास क्या है, मान लीजिए आपका है Z1 क्या है, 24 प्लस 7 आया होता है। ठीक है। अगर Z1 24 प्लस 7 आया होता है, आपका Z2 इस सर्कल पर कहीं भी हो सकता है। तो जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं कि Z1 एंड माइनस Z2 के बीच का डिस्टेंस हमको यहाँ पे देखना है। अगर आपका Z2, थोड़ा फोकस करिए, समझिए यहाँ पे। अगर आप चित्र को समझ लिए तो आप आसानी से समझ सकते हैं। जो Z1 है हमारे पास वो यहाँ पे है। सही। Z1 हमारे पास कहाँ पे है, इस पॉइंट पर है। आपको Z1 और माइनस के Z2 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब उसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको, मिनिमम वैल्यू बतानी है। थोड़ा फोकस करिए। Z1 से किसी पॉइंट का डिस्टेंस मैक्सिमम या मिनिमम कब हो सकता है, आप थोड़ा फोकस करिए। मान लीजिए आपके पास जो Z2 माइनस का Z2 है, अगर वो यहाँ पे आ जाता है, इस जगह पे अगर आ जाता है, इस जगह पे माइनस का Z2 अगर आपकी इस जगह पे आ जाता है, तो आपका Z1 और माइनस Z2 का बीच का डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कौन सी डिस्टेंस, ये वाली, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी। सही। मिनिमम डिस्टेंस ये हो जाएगी। सही। कब, जब आपका माइनस Z2 यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका माइनस Z2 जस्ट अपोजिट होके यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर इस जगह पर अगर आ जाता है, तो आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। सही है। देखिए
मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, इस जगह तक हम लोग देख रहे हैं, ये डिस्टेंस हम लोग देखना चाहते हैं, सही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं समझिए, अगर आपका माइनस जे टू जस्ट इसी पर है तो इसके बीच का डिस्टेंस है। अगर आपका माइनस जे टू जस्ट आपका इस जो येलो वाला लाइन हम बना रखे हैं, अगर आप उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दें पीछे, अगर उस येलो वाले लाइन को आप और एक्सटेंड कर दें तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, वो जा तक यहाँ तक, सही। अगर वो यहाँ तक जा सकता है तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो Z1 है वो तो 24 + 7 आयोटा है ही, तो आपको Z1 और माइनस के Z2 के बीच का डिस्टेंस निकालना। और जो माइनस का Z2 है वो कहाँ पे आएगा, वो भी आपका उसी वाले सर्कल पे आएगा जिस पे Z2 है। नहीं समझ में आया, थोड़ा फोकस करिए। अगर आपका Z2 यहाँ पे है तो माइनस Z2 जस्ट अपोजिट में हो जाएगा। मान लीजिए आप Z1 आपको 2 + 3 आयोटा लिख लिया Z1 को, तो Z2 क्या हो जाएगा, सॉरी Z1 माइनस का Z1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 - 3 आयोटा। यानी अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, आप सेकंड में रखेंगे तो फोर्थ में चला जाएगा, सही है। इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो मतलब यही है, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, अगर वो किसी भी टाइप का है, आप उसमें माइनस लगाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट दूसरा हो जाएगा। तो मतलब ये है कि आप माइनस Z2 का मॉडुलस भी Z2 के ही मॉडुलस के बराबर आएगा। इसका मतलब ये है वो माइनस का Z2 भी उसी सर्कल पर लाई करेगा। अब अगर वो इसी सर्कल पर ही एग्जिस्ट कर रहा है तो कहाँ पर उसको हम रखें जिससे इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाए। अगर हम इसी पॉइंट पर रख देंगे, इसी पॉइंट पर रखने से हमको ये डिस्टेंस कम हो गया। देखिए मानिए अगर आप इस सर्कल पर और कहीं रखेंगे तो आपको डिस्टेंस बढ़ा हुआ मिलेगा। थोड़ा आपको हम दिखाते हैं एक बार। मान लीजिए आप और कहीं रखते हैं, अगर आप और कहीं रखेंगे तो डिस्टेंस आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। मान लीजिए आप इस जगह पर रख दिए तो डिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। मतलब अगर आप मिनिमम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आपको इससे बेस्ट कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। आप यहाँ पे रखेंगे बढ़ जाएगा, आप यहाँ पे रखेंगे बढ़ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे और बढ़ जाएगा, आप यहाँ पे ला के रख देंगे और बढ़ जाएगा, यहाँ पे रख देंगे और बढ़ जाएगा। इसका मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि माइनस के Z2 को भी सर्कल पर ही होना है तो आपको यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप रख देंगे तो जो डिस्टेंस है क्या है, देखिए 24 + 7 आयोटा ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, 25 डिस्टेंस पे है। अगर वो 25 डिस्टेंस पे है और ये सर्कल का रेडियस कितना है 6 है, तो ये मिनिमम डिस्टेंस आपका हो जाएगा 25 - 6 यानी 19। सेम उसी प्रकार से आपका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरा 25 तो है ही यहाँ से यहाँ तक। अब आप उसी प्रकार देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ध्यान से समझिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। यहाँ से पकड़िए आप इस पॉइंट को, आपका माइनस का Z2 कहाँ पे जा सकता है, अगर यहाँ पे गया तो मैक्सिमम वैल्यू जाएगा, अगर यहाँ पे जाएगा थोड़ा उससे कम हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा और कम हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा और कम हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा और कम हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर आ जाए, अगर यहाँ पर आ जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा, सही है। तो हम इसलिए यहाँ पे क्या बोल सकते हैं इसको कि जो Z2 का मैक्सिमम वैल्यू है पूरा लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, कितना हो जाएगा वो 25 तो यहाँ से यहाँ तक है ही, कितना है 25 है, प्लस आपका 6 ये सर्कल वाला रेडियस भी, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 31, सही। तो ये पर्सनली हमारा फेवरेट है, ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए। फिर से हम रिपीट करते हैं, Z1 और माइनस के Z2 के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। Z2 का रेडियस और Z2 का जो लोकस है वो एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस उसकी 6 है। तो उसी सर्कल पर हमारे पास माइनस Z2 भी एग्जिस्ट करने वाला है, सही है। उसी सर्कल पर एग्जिस्ट करेगा और Z1 हमको फिक्स पॉइंट पता है क्या है 24 + 7 आयोटा, तो हम उसके हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि भाई पॉइंट कहाँ पर जाएगा कि जिससे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिले मैग्नीट्यूड इसके मॉडुलस की और मिनिमम वैल्यू हमको मिले। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका डिस्कशन पूरा हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, पूरे 5 अप्रोच का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, सही है। सही, इनमें पहला मेथड आपको अवॉइड करना है, दूसरा मेथड आप ट्राई कर सकते हैं, तीसरा मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मेथड एक गुड मेथड है, इसमें भी आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। चौथा मेथड भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। पांचवा पर्सनली मेरा फेवरेट है, इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, सही है। तो हम लोग लेक्चर को यहाँ पे एंड करेंगे, डिस्कशन काफ़ी अच्छा हो चुका है। अब हम लोग इस लेक्चर को एंड करके अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आगे अपना लोकस वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सही है। तो
सो थैंक यू सो मच। लेक्चर को हम लोग एंड करने चल रहे हैं और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक और कमेंट अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।